इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टोटल एनर्जी एंड द मास आर रिलेटेड। कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी और मास जो है वो एक ही चीज़ की दो अलग अलग फॉर्म है, तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकती हैं। मतलब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है और मैटर एनर्जी में। हाँ, एनर्जी जो मैटर में कन्वर्ट होती है ये इतना कॉमन नहीं है, और बल्कि अभी तक एक्सपेरिमेंटली एक ही एक्सपेरिमेंट हुआ है जिससे साबित हुआ है पेयर प्रोडक्शन का कि एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है। अदरवाइज तो ये हमारे लिए अभी मुमकिन नहीं लग रहा है। लेकिन मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये तो मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि आप कोयले को आप मतलब आग लगा दें, लकड़ी को कोयला बन जाता है, तो उसका जो मास है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वो जो एनर्जी बन के उसका मास निकल जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म के अंदर जो है वो, और जो हीट की फॉर्म के अंदर है। तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये उसकी वो मोस्ट फेमस इक्वेशन थी जिसने ये बताया कि दुनिया में मौजूद हर ऑब्जेक्ट जो मास रखता है वो इंटायरली कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में, और जितनी एनर्जी वो रिलीज़ करेगा वो इस फार्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे कि आपका यूरेनियम था, जुनैरा आ गई है सेकंड। अच्छा, एक और कोई एंट्री आई है, मतलब 12। तो एक जो है जर्नली जो इसने फैक्ट बताया वो यही था कि हम यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम एटॉमिक बम के अंदर यूज़ होता है, तो कितना यूरेनियम कितना ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ये यूज़ करके उन्होंने एनर्जी को रिलीज़ करवाना था और एटॉमिक बम जो है वो फेंकना था। तो उन्होंने इस कैलकुलेशन जो है वो इसी छोटे से फार्मूले से की थी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो कि ये बताता है कि मास और एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ की दो अलग अलग फॉर्म है, यानी कि मास और एनर्जी एक ही चीज़ है, वो ये मानता था। ठीक है, और उसके हिसाब से उसने इक्वेशन दी थी। अच्छा, इस इक्वेशन से हमारे पास फार्मूले कितने हो गए? उफ। हमारे पास टोटल फार्मूले हो गए 4। ठीक है, बाकी दो एक्स्ट्रा फार्मूले और मैं आपको बताऊंगा। 4 फार्मूले तो हो गए आपके पास, लेकिन दो फार्मूले मजीद जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ वो कौन है वो भी देख लीजिएगा। जैसे नंबर 1, कल जो हमने फार्मूला पढ़ा था लेंथ का, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, वो तो क्या था? एल इज इक्वल टू एल नॉट और फिर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रूट जो है ये लॉरेंस फैक्टर कहलाता है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है एल नॉट, इसका मतलब क्या हो रही होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास मास था, एम इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तीसरे नंबर पे जो चीज़ हमारे पास थी वो लेंथ थी, ओ सॉरी टाइम था। फिर टाइम जो है वो भी डायरेक्शन में जाता है, तो वो हो जाता है टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। आवाज़ स्लो आ रही है तो मैं तेज़ बोल देता हूँ वरीशा। और एक फार्मूला जब भी हमने पढ़ा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अच्छा, ये जो फार्मूला है ना ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये एनर्जी का फार्मूला है जब ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा हो। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसके पास भी एनर्जी है। तो रेस्ट एनर्जी के लिए क्या फार्मूला है? अगर रेस्ट एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है तो रेस्ट के लिए बस इसी को ई नॉट कह दीजिए। तो फार्मूले में क्या चेंज आएगा? कुछ भी नहीं, बस मास जो है वो एम नॉट लेना होगा, सी स्क्वायर वैसे ही रहेगा। तो अगर टोटल एनर्जी है तो टोटल मास लेंगे, रेस्ट एनर्जी है तो रेस्ट मास लेंगे। इसका मतलब एम नॉट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रेस्ट मास को, रेस्ट मास को। आखिर में हमारे पास आता है टोटल एनर्जी का फार्मूला। तो टोटल एनर्जी का एक फार्मूला और ये भी है कि टोटल एनर्जी एक्चुअल में रेस्ट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जमा करके आती है। तो अगर आपको कोई टोटल एनर्जी दे दे रेस्ट एनर्जी, तो आप काइनेटिक एनर्जी माइनस करके निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसका कोई ना कोई मास तो होगा। तो मास होने की वजह से उसके पास एक रेस्ट एनर्जी तो होगी, कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट एनर्जी रखता है। इसके अलावा उसके पास क्योंकि वो हरकत कर रहे हैं तो एक एनर्जी और आ जाएगी, और वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। दोनों को जमा करेंगे तो पता चलेगा कि उस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी क्या है। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़? न्यूमेरिकल्स की तरफ चलें। ये फार्मूला अपने पास एक बार सारे कॉपी कर लें तसल्ली से, और इसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उनको भी आप जहन नशीन कर लीजिए कि क्या चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल एल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा हो तब उसकी लेंथ क्या होगी। और एल नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है उसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को जब वो रेस्ट में था। तो रेस्ट के अंदर लेंथ एल नॉट होगी, जबकि मोशन के अंदर लेंथ एल होगी। रेस्ट के अंदर मास एम नॉट होगा, जबकि मोशन के अंदर मास
m होगा। इसी तरह रेस्ट के अंदर टाइम t होगा और टी नॉट होगा, और मोशन के अंदर टाइम t होगा। ठीक है, यानी कि एक्सप्लेनेशन के अंदर दोबारा से भी अगर मैं कर दूं तो यही बता रहा हूँ कि ये 4 फार्मूले मोस्ट कॉमन है, 3 फार्मूले कि रेस्ट और मोशन के जो रिलेशन है उसको बता रहे हैं कि रेस्ट एनर्जी आपकी अगर है तो वो ई नॉट है, टोटल एनर्जी आपकी ई है, टोटल लेंथ आपकी एल है, रेस्ट के अंदर अगर ली गई लेंथ है तो वह एल नॉट है, मास एम है अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, रेस्ट में है तो एम नॉट, मूव कर रेस्ट में है तो एम नॉट है, टाइम जो है वो मूव कर रहा है तो टी है, अगर रेस्ट में है तो टी नॉट है। तो दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या दो अलग अलग सिचुएशन में अगर हम चीज़ों को देखें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था थिंग्स आर रिलेटेड एंड रिलेटेड टू द स्पीड, कि जितनी स्पीड से वो मूव होने लगेंगे उतना ही उनकी लेंथ के अंदर चेंज आएगा, उनके टाइम के अंदर चेंज आएगा, उनके अंदर मास के अंदर चेंज आएगा, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आएगा। वो फार्मूला भी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें ड्राइव करके दिया था। एट लास्ट हमारे पास आता है रेस्ट के साथ ई नॉट लिखा है, रेस्ट एनर्जी, रेस्ट एनर्जी है, रेस्ट एनर्जी। ठीक है जी, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे फार्मूले आप कॉपी कर ले ताकि आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो आसान लगे, और कोशिश ये होगी कि एक न्यूमेरिकल तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा तो अगला फिर आप लोग करेंगे, और अगर सिमिलर न्यूमेरिकल हुआ तो 2-3 जितने भी हो आप नहीं कर रहे हैं। रेस्ट एनर्जी ये है कि मेरे पास अगर एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये रेस्ट में है, ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक इसके पास रेस्ट एनर्जी होगी कि अगर इसको मैं इंटायरली कन्वर्ट कर लूँ एनर्जी में तो इसके बाद रेस्ट एनर्जी होगी। हर ऑब्जेक्ट का जिसका मास है उसके बाद रेस्ट एनर्जी है, क्योंकि मास इज रिलेटेड टू एनर्जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है तो उसका मतलब उसके पास एनर्जी है, तो रेस्ट एनर्जी तो आपकी हो गई। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं मूव करवाने लग जाऊँ, आगे की तरफ लेके जाने लग जाऊँ, तो इसके पास एक एनर्जी और हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसके पास 2 एनर्जी हो गई, एक रेस्ट एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। तो ई फिर टोटल एनर्जी होगी जो दोनों को जमा करने से आएगी, काइनेटिक एनर्जी, के फॉर काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होगा वरीश उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ना, कहाँ से कहाँ मतलब आ जाएगी। द मोशनल एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। के ई लिख लो इसको, क्या फर्क पड़ता है। द मास इज रिलेटेड टू द एनर्जी एज फॉलोज, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फार्मूला दिया था, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हर मास एनर्जी रखता है। ये जो एटॉम बम बना है ना आपका, ये यूरेनियम से बनता है। यूरेनियम का छोटा सा जो आपके पास मास होता है ना, जब वो ब्लास्ट होता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, वो जो एनर्जी होती है उससे इतनी तबाही होती है। तो मास ही तो एनर्जी दे रहे हैं। आपके पास लकड़ी है, आप लकड़ी को जलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना। तो लकड़ी क्या है, मास है, मास ही तो एनर्जी दे रहा है, और एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं। जो लास्ट में लिखे हैं वो 2 फार्मूले अलग हैं। हाँ अलग हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है जी, न्यूमेरिकल्स की तरफ चलें जी। तो पहला न्यूमेरिकल, अच्छा 3 चीज़ें आप लोग लेके बैठे हैं। एक तो आप लोग जो है वो कैलकुलेटर आप लोगों के पास होना चाहिए। एक दूसरी चीज़ आपके पास बुक होनी चाहिए कि बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, आंसर्स लिखे हुए हैं। अगर फिर भी कोई मसला होगा तो मैं आप लोगों को आंसर्स बता दूंगा। बुक के अंदर ये आपको पेज नंबर 268 के ऊपर मिल जाएंगे जो न्यूमेरिकल्स आज हम करने के लिए जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर तीसरी चीज़ क्या है, तो तीसरी चीज़ है भाई आपका दिमाग, उसको भी हाजिर रखिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो फ़ायदा क्या, ना बुक का फ़ायदा ना कैलकुलेटर का फ़ायदा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। अच्छा जी, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल जो है इसके अंदर आपसे कह रहा है, ये पूरा तकरीबन मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, सिर्फ आपने स्टेप बाय स्टेप समझना है। किसी को समझ में आ जाए तो भले वो खुद सॉल्व कर सकता है, लेकिन आपने साथ साथ चलना है। सवाल के अंदर हमसे कह रहा है कि इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ अ पेंडुलम द टाइम पीरियड इज मेजर्ड टू बी 3 सेकेंड। एक इनर्शियल फ्रेम है, चाहे वो मूविंग हो चाहे वो रेस्ट में हो, लेकिन उसके अंदर जो उसका आपके पास टाइम है वो 3 सेकेंड है। इनर्शियल फ्रेम है तो इसको मैं टाइम को टी नॉट कहूँगा। ठीक है, वट विल बी द पीरियड ऑफ द पेंडुलम फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ। अब एक ऑब्जर्वर अगर उसे मूव कर चेक कर रहा है उसी पेंडुलम को, तो अब वो क्योंकि मूव कर रहे हैं ऑब्जर्वर, तो मूव के अंदर जो है अलग नज़र आएगा उसको टाइम। तो वो टाइम क्या होगा वो आपसे कैलकुलेट करना है।
व्हाट विल बी द पीरियड मतलब कि टाइम पीरियड फॉर एन ऑब्जर्वर जो कि मूव कर रहा है विद दिस स्पीड। अब ये जो इन्होंने हमें स्पीड दी है ना, इन्होंने स्पीड हमें डायरेक्टली नहीं दी, इन्होंने हमें कंपैरेटिव स्पीड दी है। जैसे हम किसी के बारे में कहें कि कोई आपसे पूछे बताएं y जो है वो अगर 10 है तो x कितना है, आप बोले x जो है वो 20 है, और दूसरा बंदा बोले x जो है वो 2 टाइम्स ऑफ y है, तो दोनों में से कोई गलत बात बोल रहा है? y जो है वो 10 है, x जो है वो 20 है, ठीक है। दूसरा बंदा बोले नहीं x जो है वो ट्वाइस ऑफ y है, तो बात तो सेम है ना। तो किसी भी वैल्यू को देने के दो तरीके होते हैं, तो इन्होंने कहा कि जो स्पीड है उस ऑब्जेक्ट की वो 0.95 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करके दिया है, ठीक है। मीटर पर सेकंड इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट में ऑलरेडी मीटर पर सेकंड होता है, तो यूनिट भी आपकी जो है ना वो नहीं आएगी, सिर्फ सी लिख दिया मतलब बात हो गई, सी से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वेलोसिटी बन जाएगी। लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देखें हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, हमने सबसे पहले डेटा के अंदर जो चीज़ें इसने हमें दी थी वो लिखी। डेटा के अंदर इसने हमें दिया हुआ है टाइम पीरियड जो कि 3 सेकेंड, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में। अगर कोई मूव करने लग जाए कितनी वेलोसिटी से, 0.95 टाइम्स ऑफ सी वेलोसिटी से कोई मूव करने लग जाए तो बताएं टी जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सवाल है। फार्मूले की तरफ चलें तो क्योंकि टाइम की बात हो रही है तो टाइम का फार्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यूज दिमाग में रखिएगा, अगले पेज पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है जी। सोल्यूशन की तरफ चलें। सोल्यूशन में हमने लिखा t इज इक्वल टू टी नॉट की जगह 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.95 सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर आ गया वेलोसिटी की जगह और ये स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर ना सी की वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हालांकि मुझे पता है सी की वैल्यू क्या होती है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पता है ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, आप स्क्वायर लोगे सी का स्क्वायर लग जाएगा और नीचे वाले स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 एज इट इज़ अंडर रूट 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर लें क्या होगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। गुड, 0.95 का स्क्वायर लेके बताएं मुझे जल्दी से। 0.9025 और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हो गया आपका कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास आ गया टी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.9025। माइनस करो, रूट लो, पूरे को सॉल्व कर सकते हो, पूरे को एक साथ सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। 0.9025, ठीक है। अब पूरे को सॉल्व करके बताएं आंसर क्या आ रहा है। आपका आंसर आएगा 9.6। अगर ये आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो देख लीजिए। अब इसको अपने पास कॉपी कर लीजिए। अच्छा जी, अगला जो सवाल है आपका, इसके अंदर मैं आपको सिर्फ डेटा बना के दे रहा हूँ, कैलकुलेशन वगैरह आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। और जो भी रिज़ल्ट वगैरह है आपका आंसर जो है वो आपने मुझे चैट के थ्रू बताना है, तो जिसका आंसर भी सही होगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा की। तो डेटा के अंदर इसने हमें कहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ बार इन स्टेशनरी फ्रेम। अच्छा, स्टेशनरी फ्रेम हो चाहे फ्रेम आपका मूव कर रहा हो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो आपका इनर्शियल फ्रेम होता है, ठीक है ना। तो दिखने में ऐसा लगता है कि ये आपसे कह रहा है कि एल नॉट मालूम करो, अक्सर कन्फ्यूजन यही होती है, ठीक है। जैसे वरीशा को कन्फ्यूजन हो गई कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ बार इन ए स्टेशनरी फ्रेम। अब फ्रेम तो उसका स्टेशनरी है, ठीक है, जैसे अर्थ के अंदर है वो तो वो रुकी हुई है, लेकिन ये भी तो देखना है कहीं ऑब्जेक्ट ना मूव हो रहा हो। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होगा तो जो लेंथ हमें कैलकुलेट करनी होगी वो एल होगी,
और जो उसकी रेस्ट लेंथ होगी वो उसने हमें गिवन करी होगी। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। फ्रेम स्टेशनरी भले रहे, ऑब्जेक्ट अगर आपका मूव कर रहा है तो फिर वो आपकी एल नॉट नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है स्टेशनरी फ्रेम में लेंथ मालूम करनी है इफ इट इज लेंथ अलोंग एक्स डायरेक्शन इज 1 मीटर। उसने कहा है कि लेंथ मैं आपको बता देता हूँ उसकी क्या है, लेंथ बता देता हूँ कि वो 1 मीटर है, एंड मोशन एंड मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0 अब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब ये वेलोसिटी होगी उसकी एल नॉट। फ्रेम भले आपका क्या है, रेस्ट में है, स्टेशनरी है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो उसकी लेंथ के अंदर वेरिएशन आ जाएगी। यही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। तो ये हो गई आपके पास स्पीड ऑफ लाइट। तो आपने एल कैलकुलेट करना है एक्चुअल में, इस कन्फ्यूजन से आपको निकालना था। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट, और ये भी कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर एट रेस्ट। रेस्ट के अंदर एक ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है उसको कैसा लगे। तो 1 मीटर की लेंथ, इसका मतलब वो रेस्ट में थी। ठीक है, और अब रेस्ट में वो बंदा मूव करते हुए उसको देख रहा है तो क्या होगा, तो फार्मूला लगेगा एल नॉट वाला। ठीक है, फार्मूला बता के मेरा काम खत्म। आपने खुद करनी है कैलकुलेशन। एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 - √1 - V² अपॉन C²। अब जल्दी से सॉल्व करके मुझे इसके आंसर्स बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। एक बार न्यूमेरिकल दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 17.3। आपको डेटा के अंदर गिवन है m0 c²। m0 c² का मतलब क्या है कि ई नॉट आपको गिवन है, आपने ई नॉट लिख दिया 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है यानी कि ई रिक्वायर्ड है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि के रिक्वायर्ड है, और वेलोसिटी आपको गिवन है 0.85। एनर्जी का कोई फार्मूला है नहीं तो हम ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। तो हमने ड्राइव किस तरह करा, m बराबर होता है m0 √1 - V² अपॉन C² के। हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया किससे, C² से। तो ये बन गया mc² और हो गया m0 c² डिवाइडेड बाय 1 - V² अपॉन C²। ये चीज़ बन गई आपकी टोटल एनर्जी, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ ई, और ये बन गई रेस्ट एनर्जी यानी कि ई नॉट, और डिवाइड में वही रहा 1 - V² अपॉन C²। ठीक है, तो आपके पास एक नया फार्मूला आ गया। इस फार्मूले से आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जब एनर्जी आपके पास आ जाएगी उसके बाद आप फार्मूला लगाएंगे, टोटल एनर्जी बराबर होती है ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आप ई में से माइनस कर लें ई नॉट, दूसरा फार्मूला आपका ये लगेगा। तो दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करके मुझे आंसर्स बताएं कि क्या आएंगे, फिर आगे चलते हैं। देखिए, जहाँ तक यूनिट की बात है तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि आपको उसने एनर्जी को दिया हुआ है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आप एनर्जी से दूसरी एनर्जी निकाल रहे हैं, तो फिर एनर्जी की यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। जो एनर्जी की यूनिट आपकी पहले थी वही एनर्जी की यूनिट आपकी बाद में रहेगी। इसका मतलब अगर रेस्ट एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी तो आपकी टोटल एनर्जी का आंसर भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, और आपकी काइनेटिक एनर्जी का आंसर भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर जो कन्वर्जन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं अगला न्यूमेरिकल। सबसे पहले डेटा से, कि डेटा में क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे काम की हैं या रिक्वायर्ड है, वो देख लेते हैं। कहते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ऑफ अ मास। ये आपको दिया हुआ है प्रोटॉन का मास। तो ये जो मास होता है ना, ये रेस्ट मास होता है। नॉर्मल मास जो आपको दिया हुआ है नॉर्मल मास है, ये तो उसका रेस्ट मास होता है। जब वो मूव करने लग जाए तो उसका मास में अंदर वेरिएशन आएगी, ये वो मास नहीं है, ये इसका रेस्ट मास है। लेकिन इसने कहा है द टोटल एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन ऑफ अ मास इज 3 टाइम्स इट्स रेस्ट एनर्जी। अब इस जुमले को आप दोबारा पढ़ें, लेकिन ये वाली लाइन भूल जाएं, ये वाली लाइन भूल जाएं। तो क्या कह रहा है, टोटल एनर्जी ई इज 3 टाइम्स इट्स रेस्ट एनर्जी। तो क्या दिया हुआ है आपको, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेस्ट एनर्जी आपको दिया हुआ है। एक प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो डेटा के अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो टोटल एनर्जी ई है वो 3 टाइम्स है रेस्ट एनर्जी के, जो कि गिवन है।
इसके बाद मास दिया हुआ है, रेस्ट मास कितना है, रेस्ट मास है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 किलोग्राम। फिर आपसे क्या रिक्वायर्ड है, बताएं प्रोटॉन की रेस्ट एनर्जी क्या होगी, बताएं रेस्ट एनर्जी क्या होगी, स्पीड क्या होगी यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और कह रहे हैं आंसर्स आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होने चाहिए, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी के बारे में स्पेशली कहा है कि इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, जबकि रेस्ट एनर्जी के बारे में नहीं कहा, लेकिन हम सभी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी अब आगे देखें, फार्मूले की तरफ चलते हैं। देखें रेस्ट एनर्जी का फार्मूला लगेगा क्योंकि रेस्ट मास दिया हुआ है, तो वो है ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट भी गिवन है, सी कांस्टेंट है, लिख देते हैं यहाँ पे सी बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, तो ये एक फार्मूले से हम रेस्ट एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास टोटल एनर्जी हो, अगर आपके पास टोटल एनर्जी नहीं होगी तो आप काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकलेगी ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ई नॉट वाले फार्मूले से। अच्छा अब आपने टोटल एनर्जी निकाल ली है, ठीक है, तब आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कौन सा लगेगा, ई को माइनस कर लोगे ई नॉट से। अगर आप ई को माइनस कर लेंगे ई नॉट से तो आपके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बचती है वेलोसिटी, क्योंकि मास गिवन है, ठीक है, या एनर्जी का रिलेशन गिवन है, तो ये हमारे बड़े काम की चीज़ है। तो एनर्जी के रिलेशन वाला फार्मूला लगा देते हैं वेलोसिटी के लिए, ई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया है। असल जो टारगेट हिट हो रहा है आज का वही है, मतलब इस टॉपिक का वही है कि ये कैसे निकालें। बाकी ये और ये तो मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई मसला है। आखिरी चीज़ जो इसके अंदर मजीद है वो ये कि कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो आपने याद रखना है कि अगर आप जूल से, आपको जूल में दिया हुआ है, आप जूल से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपने डिवाइड करना है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम, जो चार्ज था ना एक चार्ज उससे। तो आप ये जूल से चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये कन्वर्जन है बिटवीन एनर्जी का जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेगा का मतलब होता है, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। तो मज़ीद अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे 10 की पावर 6 से, तो आप इसके अंदर चले आएंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चले आएंगे। लेकिन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कहा नहीं है, मेगा की वैल्यू बस आपने याद रखनी है, मेगा लेके आना है तो उसकी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो मेगा लाने के लिए, हटाने के लिए इसका रिवर्स फिनोमेना होगा। हटाने के लिए 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 की पावर 6 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों हट जाएंगे, फिर आपका आंसर जूल में आ जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है जी, क्लियर है दोनों तरीके। अब आते हैं ज़रा सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने कैलकुलेट करी रेस्ट एनर्जी, ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। तो ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट की जगह 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, सी की जगह 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 और स्क्वायर। ठीक है, तो ई नॉट मेरे पास कितना आ गया भाई, कोई बता सकता है। ई नॉट आ गया मेरे पास, ई नॉट बताया आयशा शौकत ही जी। ई नॉट अकॉर्डिंग टू आयशा शौकत आ रहा है 5.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, और ये आएगा आपका जूल में। इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड कर लेंगे किससे, 1.6 10 की पावर -19 से। वरीशा कह रही है नो, क्या नो, जोया, जोया और वरीशा का आंसर सेम आया है, जबकि आयशा का आंसर अलग है। इनाम, ईमान भी कह रही है कि आंसर ये हमारा सही है सर। चलो भाई आपकी मान लेते हैं। आयशा मरवा दिया, आयशा ने मरवा दिया। ये आंसर जो है वो आपका क्या आ रहा है, 1.503 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10, और ये जूल में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो इसे कैसे, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 से डिवाइड कर लो,
तो ई नॉट आपका चले जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। आई स्क्वायर नहीं लिया होगा शायद, सही कह रही हो ऋषभ। अच्छा, अब इसके बाद जब ई नॉट आपके पास आ जाए, मुझे बता दें ई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या है, तो मैं लिख लूँ। फिर आप निकालेंगे ई, और ई कैसे निकालेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दें ई नॉट से, जो भी आपका ई नॉट आया उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ई भी आ जाएगा। तो बताएं ई क्या आ रहा है, पहले तो ई नॉट बता दें, फिर ई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता दें क्या आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो ई भी अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और जब माइनस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। चलो जी, ये आ गया 93937 5। तो ये क्या है, तो क्या क्या बता रहे हो भाई। 939375 परीक्षा, ये क्या है। आयशा शौकत, आप किसका आंसर बता रही है, एनर्जी का है। टोटल एनर्जी का आंसर है, टोटल एनर्जी आ रही है आपकी 2 E0, ठीक है। 281120000, ये आपकी आ गई एनर्जी। अब अगर आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए आप एनर्जी को माइनस कर लेंगे ई नॉट से। तो ये भी कोई इतना मसला नहीं है, दोनों चीज़ आपके पास मौजूद है। ज़रा माइनस करके मुझे बताएं आंसर क्या है। असल मसाला अब शुरू होगा कि आप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा वेलोसिटी की कैलकुलेशन देख लें। देखें, फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - v² अपॉन c²। ये फार्मूला यूज़ करने का रीज़न ये था कि ई और ई नॉट का रिलेशन उसने मुझे दिया हुआ है। ई जो है वो 3 टाइम्स ऑफ ई नॉट है। तो मैं पता क्या कर सकता हूँ, मैं ई की जगह रख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू, जबकि ये एज इट इज़ ई नॉट अंडर रूट 1 - v² अपॉन c²। इसका फ़ायदा क्या हुआ, ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो गया, एक पूरा वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। अब वेरिएबल एलिमिनेट हो गया तो बचा क्या, सी बचा, और वी, सी तो स्पीड ऑफ लाइट है, कांस्टेंट है, तो वी बचा ना। अब यहाँ वी बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वी स्क्वायर रूट में जा चुका है तो हमें क्या लेना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट तो ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया था, ये क्यों आएगा, तो उसको हम हटा देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 - v² अपॉन c²। अब यहाँ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, समझ में नहीं आता कि 1 को उधर ले जाए, सी को, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, तो पूरा फैक्टर वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, और 9 क्यों का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 1 - v²अपॉन c² ऊपर आ जाएगा, और 9 नीचे चला जाएगा। अब क्योंकि आपको v चाहिए, v को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, तो इसको उधर भेज दो और इसको उधर लिया, तो आपके पास हो जाएगा 1 - 1/9 इज इक्वल टू v² अपॉन c²। अब इसको सही करके भी लिख लो और एलसीएम भी ले लो। v² अपॉन c² इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 9 एलसीएम है, 9 × 9 -1, 9 - 1 कितना होता है 8, 8/9। अब क्या लेना होगा, रूट लेना होगा बोथ साइड, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू 8/9, और c² का भी रूट आएगा और v का भी रूट आएगा, c² उधर जा चुका है, यहाँ डिवाइड होगा तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 8 जो होता है वो 2√2 के बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ 8, और 9 जो होता है उसका रूट 3 होता है, उसका से रूट कैंसिल, सी बाहर आ गया। तो ये सी में ही हमने आंसर दे दिया, हमें भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने कन्वर्ट नहीं करा है, सी से ही रिलेट करके दिया है, उसने भी वैल्यूज़ हमें नहीं दी है, तो हम आंसर सी से रिलेट करके दे सकते हैं। और अगर आप सी से रिलेट करके आंसर नहीं देना चाह रहे तो आप सी की वैल्यू रख लें, 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आए वो भी सही है, और जो मैंने लिखा है आंसर ये भी आपका करेक्ट है। तभी जो सारी कैलकुलेशन मैंने करी है इसको तसल्ली से समझ के कॉपी कर लीजिए, कोई सवाल वगैरह। अगला जो आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7.5, इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। 7.5 न्यूमेरिकल का अगर सबसे पहले हम डेटा देख रहे हैं, तो डेटा में 7.5 के हमसे कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m। अच्छा, ये रेस्ट मास है तो m नॉट होगा, या गलती से m लिखा हुआ, ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लें।
ये जो है वो एम नॉट होगा, ठीक है, क्योंकि रेस्ट मास है तो इसलिए एम नॉट होगा। तो कहता है अ पार्टिकल ऑफ अ रेस्ट मास एम नॉट हैज ए स्पीड, स्पीड आपको दी हुई है 0.8 सी, इसका मतलब 0.8 टाइम्स सी है। हाँ बुक वालों ने भी सही किया बेटा, वो आंसर को मसला नहीं है। फाइंड इट्स रिलेटिव स्टिक, मतलब रिलेटेड जो है उसका मोमेंटम मालूम करें, पहली चीज़ काइनेटिक एनर्जी मालूम करें, टोटल एनर्जी मालूम करें, और इन्होंने इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। अब पहली बात जो यहाँ पर समझने की है वो ये है कि देखिए इन्होंने आपसे कहा है कि पार्टिकल का जो रेस्ट मास है वो एम नॉट है। तो हम डेटा में जब लिखेंगे रेस्ट मास को तो हम लिखेंगे कि भाई रेस्ट मास, क्योंकि गिवन नहीं है वो एम नॉट है तो हम उसे हर जगह एम नॉट लिखेंगे। अब हमारे अगर आंसर में भी एम नॉट आता है तो बनता है, क्योंकि आपने हमें एम नॉट दिया ही नहीं, आप दे दें हम वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हमारे तमाम आंसर्स में एम नॉट आ सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं है आपने वैसे भी। और स्पीड की बात करें तो वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी, और वो है 0.8 टाइम्स ऑफ सी। अब मालूम क्या क्या करना है, मोमेंटम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो रेस्ट एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेते भाई, वो क्यों रहने दी, वो भी कर लेते, ठीक है ना। ये हमारे पास टारगेट्स हैं। अब इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमारे पास जो फार्मूले ज़रा वो देख लीजिए, फिर हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखें पहले अगर मुझे कैलकुलेट करना है इसका, लेट्स सपोज रेस्ट एनर्जी, तो रेस्ट एनर्जी बराबर होती है ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर के, रेस्ट एनर्जी आ गई। अब आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अगर टोटल एनर्जी, तो आपको उसके लिए चाहिए होगा टोटल मास, और टोटल मास का फार्मूला है एम इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 - v² अपॉन c²। इससे आप निकालेंगे उसका टोटल मास। जब टोटल मास आ जाएगा तो टोटल एनर्जी भी आ जाएगी, वो है mc², एम ये रहा, ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी के लिए ई को माइनस कर लेंगे ई नॉट से, तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। और मोमेंटम का फार्मूला तो मास इंटू वेलोसिटी होता ही, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो ये तो फर्स्ट ईयर का है, सिर्फ हमने मास और वेलोसिटी को पुट करना है। तो कितने फार्मूले हो गए, 1 2 3 4 5, 5 फार्मूले आप यूज़ करके इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा लेंदी है। और अपॉन में आंसर रखेंगे तो आपका आंसर अच्छा रहेगा, वेरीफाई हो जाएगा बुक से। अपॉन में रहने देंगे, पॉइंट्स के अंदर डेसिमल में ले आएंगे तो आंसर में मसला आ जाएगा। जैसे मैं समझाता हूँ किस तरह। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेस्ट एनर्जी की, ठीक है। तो देखिए रेस्ट एनर्जी जो है वो कैलकुलेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि रेस्ट मास नहीं दिया हो, और सी की वैल्यू मैं रख भी लूँ तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, वैसी रहेगी। तो मैंने कहा ई नॉट जो है वो तो यही होगी एम नॉट सी स्क्वायर। एक चीज़ तो आ गई, ये यही रहेगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एम नॉट है तो सी को भी पुट करके क्या मिलेगा भाई, पुट करते ही नहीं है इसलिए। तो यही हमारा आंसर है। अब टोटल एनर्जी के लिए क्योंकि एम निकालना है तो एम के लिए मैंने कहा एम नॉट एज इट इज़ डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - 0.8 सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो m मेरे पास आ गया एम नॉट अंडर रूट 1 - 0.8 का स्क्वायर कितना होता है, तो बता सकते हैं, 0.8 का स्क्वायर, 0.64, 8 8 64, 0.64 और सी स्क्वायर एज इट इज़, और ये वाला सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल कर दें, आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू अंडर रूट 1 - 0.64। 1 - 0.64 कितना हो जाएगा, 0.36। तो मेरे पास m आ गया एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 0.36। 0.36 का रूट लें तो क्या आ जाएगा, एम नॉट डिवाइडेड बाय 0.6। अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर दीजिएगा, मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर दी है, सही है कैलकुलेशन, ठीक है जी, 0.6 परीक्षा ने बता दिया। अच्छा अब मुझे बताएं आपके 0.6 को इसके अलावा मैं और कैसे लिख सकता हूँ। 0.6 को एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.6, अपॉन में कैसे लिख सकता हूँ,
तो कैलकुलेटर में आप जब लिखेंगे ना 0.6 और इक्वल्स टू का बटन दबाएंगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का दौर है, वो आपको बता देगा कि ये बराबर होता है, आमना तारिक ने बताया है 3/5 के। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू 3/5 या 5/3, सोच लो, m नॉट एज इट इज, ठीक है। इसकी जगह क्या आएगा, 0.6 हो जाएगा 5/3 के। अब इसको जब रिवर्स करेंगे तो m किसके बराबर आ जाएगा, 3/5 m के, m नॉट के। तो ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया रेस्ट टोटल मास, सही है ना। 5/3 होगा, जब उल्टा हो जाएगा तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालने के लिए जा रहे हैं, आप बुक से देख के आंसर ना बताऊँ, मैं आप लोग पकड़े गए, जिसने 3/5 बताया ना वो बुक से देख के आंसर बता रहे हैं। वही तो फिर 5/3 0.6 के बराबर नहीं होगा, बुक से देख रहे हो क्या। कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर में लिखो 0.6, जो आंसर है मुझे वो बताओ, ये नहीं देखोगे बुक का आंसर क्या आ रहा है। 3/5, तो फिर ये 5/3 क्यों बोल रहे भाई, सब गलत गलत कैलकुलेशन करा रहे। अब बताओ क्या आ रहा है, 3/5 आ रहा है, ये लो भाई 3/5। अब इसको रिवर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5/3। हाँ ठीक कह रही हो ईमान, आप जो है 3/5 जो आंसर वाले सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3/5 ही होगा, 5 डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए तभी 0 से लेस वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैंने इससे अंदाज़ा लगाया। खैर 12 एम आपके पास आ गया, अब तो मसला ही कोई नहीं रहा। आपने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बराबर होती है एम सी स्क्वायर के। तो टोटल एनर्जी हो गई, एम की जगह रख दिया 5/3 एम नॉट एज इट इज़ और सी स्क्वायर, बस इसके आगे कुछ नहीं करना, यही आंसर है, क्योंकि एम नॉट पता ही कोई नहीं है तो सी स्क्वायर को रख के भी क्या कर लेंगे, वही वाली बात है। मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास है 5/3 एम नॉट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है 0.8 सी। अब देखो 0.8 को चेक करो कैलकुलेटर में किसके बराबर होता है, 0.8 कैलकुलेटर में अगर हम रखें तो किसके बराबर आएगा, 4/5, 4/5 और सी, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो मोमेंटम कितना आ गया, 4/3 एम नॉट सी। एम नॉट सी ऐसे ही रहेगा क्योंकि एम नॉट है और सी हमें पता है, लेकिन वैल्यू रख के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, तो हमने इसको भी एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। अब बची काइनेटिक एनर्जी, ज़रा वो आप लोग कैलकुलेट करके दिखा दें, ये सारा पहले कॉपी कर लें तसल्ली से, उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी बची है वो आप एटलीस्ट ये तो आप कर दें, ठीक है। फिर अगला सवाल जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलेंगे, और वो आपका होमवर्क भी हो सकता है अगर टाइम नहीं मिला तो।